गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन, परिसंचरण तंत्र की कार्य की। That means कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे किस प्रकार बने। अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की तो हार्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम को सबसे पहले स्टडी किया था विलियम हार्वे ने 1682 जो ईयर था इसमें स्टडी किया। राइट, इन्होंने परिसंचरण तंत्र बताया कि किस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, देखा गया था इनके द्वारा। नेक्स्टली अगर हम बोलते हैं नॉर्मली कि परिसंचरण तंत्र जो नॉर्मल इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके अंदर हम परिसंचरण तंत्र को ऑब्जर्व नहीं करते। वहां हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को देखा ही नहीं, क्योंकि वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एक कोशिकीय हैं। जैसे अगर हम अमीबा की बात करते हैं, सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो वहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम की नीड ही नहीं रही, क्योंकि जब O2 और CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है तो वो नॉर्मल सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा हो जाता है, सरल विसरण विधि द्वारा हो जाता है, इसलिए सर्कुलेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट मिला, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए, तो वहां हमने सर्कुलेटरी सिस्टम की आवश्यकता को देखा, ऑब्जर्व किया, एंड उसी के साथ साथ हमने देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में भी बहुत सारे चेंजेस हुए। जैसे अगर हम हार्ट की बात करें तो किसी में 3 चैम्बर था तो किसी में 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट। तो इस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम में एवोल्यूशन हुआ, आगे जाकर उत्विकास हुआ इसका, और ये धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता गया, जटिल होता। तो जब भी हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं या सर्कुलेशन की बात करते हैं, इसके अंदर हमारा आता है लिम्फेटिक सिस्टम, मतलब लिम्फ वेसल्स। इसी के साथ साथ इसे हम लसिका बोलते हैं। ब्लड वेसल्स, हार्ट, आर्टरीज, इन सब की प्रेजेंस यहाँ पर होती है। तो इस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम इन सब के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, ठीक है। और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग सर्कुलेटरी सिस्टम हम ऑब्जर्व करते हैं। राइट, अगर हम सबसे पहले बात करें ब्लड, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम है तो ब्लड या रक्त तो हमारा सबसे पहले आता है। तो ब्लड की अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन नामक सब्सटेंस उपस्थित होता है, और ये हीमोग्लोबिन ब्लड में उपस्थित होकर क्या करता है, एक्सचेंज या ऑक्सीजन बाइंडिंग में ऑक्सीजन को खुद के साथ बांधने का कार्य करता है। राइट, ब्लड की अगर हम पीएच की बात करते हैं तो ब्लड का पीएच अप्रॉक्स हमें 7 to 75 मतलब 7.5 के आसपास मिलता है। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका नेचर एक तरह से एल्केलाइन टाइप का नेचर कहलाता है। ये जो नेचर है, दिस इज अ टाइप ऑफ एल्केलाइन टाइप नेचर। ना पीएच के बाद अगर हम बात करते हैं इसकी टेस्ट की, तो वो हमें स्वीट ना होकर सॉल्टी टेस्ट देता है। राइट, तो टेस्ट के बेसिस पर हम इसे बोलते हैं कि ये थोड़ा सा नमकीन जैसा टेस्ट प्रोवाइड करता है। राइट, तो ये था हमारा ब्लड का नॉर्मल चीज की किस तरह से ब्लड होता है। अब अगर हम बात करते हैं ब्लड के कंपोजिशन की, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड किससे मिलकर बनता है। राइट, तो ब्लड की जब हम
कंपोजिशन की बात करते हैं तो ब्लड में दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड कॉर्पसल्स या रक्त कोशिका। ठीक है, हम बोल के चलते, मान के चलते हैं कि 55% अगर प्लाज्मा है तो 45% इसमें कॉर्पसल्स उपस्थित रहेंगे। वहीं प्लाज्मा में हम मान के चलते हैं कि अगर वाटर उपस्थित है तो ये 90 से 92% तक प्रेजेंट रहता है। वहीं सॉलिड जो है वो 8 to 9% सॉलिड उपस्थित रहेगी। राइट, वहीं सॉलिड को भी हम बाद में स्पेसिफिक कर देते हैं कि या तो इनऑर्गेनिक है, अकार्बनिक है या फिर कार्बनिक है। राइट, डिपेंड करता है कि ये 8% और 1.0% इसके अराउंड इस तरह से इसमें कंपोजिशन हो सकता है। वहीं हम ब्लड कॉर्पसल्स की रक्त कोशिकाओं की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स, एक होती है हमारी WBC दैट मींस व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, एक होती है हमारी थ्रोम्बोसाइट्स। राइट, जब RBC की बात हुई तो RBC नॉर्मल है, WBC को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसे हम सफेद रक्त कोशिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। इन्हें हमने ग्रैन्युलोसाइट्स मींस इनमें ग्रैन्यूल्स उपस्थित हैं और एग्रैन्युलोसाइट्स मींस इनमें ग्रैन्यूल्स या कणिकाएं उपस्थित नहीं है। तो इस तरह से हमने इन्हें डाइवर्ज किया, बाइफरकेट किया। जब हम ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करते हैं तो ये भी आगे जाकर 3 प्रकार की हो जाती है। एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। राइट, वहीं हम एग्रैन्युलोसाइट्स की बात करते हैं तो एग्रैन्युलोसाइट्स भी 2 प्रकार की हैं, lymphocytes and monocytes। वहीं lymphocytes भी 2 प्रकार के होते हैं, B lymphocytes and T lymphocytes। तो इस तरह से यहाँ पर ब्लड का कंपोजिशन होता है। That means कि प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स प्रेजेंट है। कॉर्पसल्स 3 प्रकार के, RBC लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और थ्रोम्बोसाइट्स। श्वेत रक्त कणिकाएं कणिकामय होती हैं या फिर अकणिकामय होती हैं जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं। कणिकामय हैं उन्हें हम एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, एंड जो अकणिकामय जिनमें कणिकाएं अनुपस्थित हैं उन्हें हम लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स कहते हैं। तो इस तरह से हमारा ब्लड का कंपोजिशन पूरा कंप्लीट होता है। हम बोल रहे हैं कि हमारा ब्लड 5 to 7 लीटर ब्लड ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। राइट, नाउ हम बात करते हैं सबसे पहले कॉर्पसल्स, ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स में हमारे पास सबसे पहले आता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, RBC, या फिर इसको हम एक और नाम देते हैं एरिथ्रोसाइट्स या एरिथ्रोसाइट कोशिका। राइट, रेड ब्लड सेल्स एंड
एरिथ्रोसाइट्स। अब जब भी हम इसकी बात करेंगे तो इसमें हम डिफरेंट स्टेजेस में पढ़ेंगे या डिफरेंट पार्ट्स में हम इसे पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, किस तरह से फॉर्म होता है, एंड देन इसके फंक्शंस के बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मली हम इसकी बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इसे जो देखा गया था वो देखा था ल्यूवेनहॉइट ने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं शेप की, इसकी शेप संरचना कैसी है। जब भी हम शेप की बात करते हैं तो ये ओवल शेप की होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, मींस इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बाय कॉन्वेक्स होती है। ठीक है, ये इनका शेप होता है। लेकिन जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ये ओवल ना होकर सर्कुलर होती है, न्यूक्लिएटेड ना होकर नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस इनमें से बाहर रिमूव हो जाता है और बाय कॉन्केव स्ट्रक्चर भी होती है। और इसी के कारण, क्योंकि न्यूक्लियस बाहर की तरफ आ चुका है, बाहर निकल चुका है और स्ट्रक्चर भी इनका बाय कॉन्केव है, तो इसके कारण इनका जो आधार तल होता है, सरफेस एरिया होता है, वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है और उसके कारण इसके अंदर हीमोग्लोबिन बहुत अच्छी मात्रा में उपस्थित रह सकता है। तो ये थी हमारी शेप की बात। ह्यूमंस में मोस्टली हमें यही वाली स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। वही हम सेकंड बात करेंगे इसकी साइज की। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में इसकी साइज डिफर कर सकती है और अलग अलग हो सकती है। ठीक है, कुछ में बहुत ज्यादा बड़ी होगी, कुछ में बहुत ज्यादा छोटी होगी। तो वही हम साइज में बात करते हैं। तो क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिपेंड करती है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये है हमारी साइज की बात कि हमने बोला एम्फियोमा में हमें 75 माइक्रोन के अराउंड इसमें साइज देखने को मिलती है। वहीं हम प्रोटियस की बात करें तो प्रोटियस में हमें 58 म्यू के अराउंड साइज मिलती है। अगर हम फ्रॉग की बात करें, फ्रॉग में हमें अराउंड 22 म्यू के अराउंड साइज मिलेगा। ह्यूमंस में 7.5 म्यू, मस्क डियर में 2.4 म्यू के अराउंड हमें यहाँ पर साइज मिलेगा। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा साइज हमें एम्फियोमा में मिल रही है, सबसे कम मस्क डियर में मिल रही है। वहीं अगर हम मैमल्स में बात करें तो एलिफेंट्स में, मैमल्स में सबसे ज्यादा साइज होती है। मैमल्स में, एलिफेंट्स में सबसे ज्यादा साइज हम ऑब्जर्व करते हैं। राइट, साइज के बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा नंबर, यानी कि इनकी संख्या क्या होती है। ये संख्या भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होती है। अगर हम बर्न या जिसका बॉर्न हुआ है, बेबी का जस्ट पैदा हुआ है, उसकी बात करेंगे तो उसमें 60 लाख के अराउंड या 65 लाख के अराउंड सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। वहीं हम अगर नॉर्मल एडल्ट की बात करें तो हमें 52-55 लाख प्रति घन mm
या फिर पर mm³ के अराउंड इस तरह से हमें यहाँ पर ये संख्या देखने को मिलती है। राइट, अब हम अगर संख्या के बेसिस पे बात करते हैं तो यहाँ पर संख्या अगर इनकी ज्यादा है या कम है उसके बेसिस पर भी कुछ डिसीजेस जो होते हैं वो हो सकते हैं। जैसे अगर इनका नंबर कम है, संख्या कम है, तो एनीमिया की कंडीशन बॉडी में दिखेगी, जहां रक्त की कमी होगी और बॉडी बहुत वीकनेस फील करेगी। ठीक है, सारे काम इजीली नहीं कर पाएंगे हमारे कार्य। वहीं अगर इनकी संख्या ज्यादा होती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है तो पॉलीसाइथेमिया की कंडीशंस हमें ऑब्जर्व होती है। और ये वाली जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशन हमें मोस्टली हाई एल्टीट्यूड पे भी देखने को मिलती है कि हम अगर माउंटेनियस रीजन्स में जाते हैं तो वहां हमें पॉलीसाइथेमिया कंडीशन ऑब्जर्व हो। राइट, नंबर के बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर, इनकी संरचना कैसे होती है। जब भी हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में हम बताएंगे कि ये किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो अगर अंदर की बात करें हम बाइकॉन्केव होते हैं तो इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि लाल रंग का सब्सटेंस है और ऑक्सीजन को खुद के साथ बाइंड कराने में हेल्प करता है। राइट, लेकिन स्ट्रक्चर में इसी के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी अनुपस्थित होते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं, मींस बाहर निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि उसे ज्यादा स्पेस चाहिए हीमोग्लोबिन कंटेन करने के। इसीलिए ये सारे स्ट्रक्चर्स जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे, अंग होंगे, ये सारे रिमूव हो जाते हैं और अंदर प्रेजेंट नहीं होते, वहां पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, इवन न्यूक्लियस भी वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर की हमने बात की। वहीं हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी को, जिसे हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, कि इनमें क्या भौतिक गुण देखने को मिलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं हमारे कि ये जो होते हैं रेड कलर सब्सटेंस हैं। राइट, इसके अलावा रेड कलर के अलावा अगर इन्हें गलती से क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है तो इनका हीमोग्लोबिन जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है। क्षतिग्रस्त अवस्था में इनका हीमोग्लोबिन बाहर आ जाता है। इसी के साथ ये सॉल्टी इन टेस्ट होते हैं, टेस्ट में स्वाद अनुसार नमकीन टाइप के होते हैं और एल्कलाइन नेचर के होते हैं। इनका pH 7 से 7.5 के अप्रॉक्स होता है, बिल्कुल ही एल्कलाइन बेसिक नेचर वाला। राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद फॉर्मेशन, कि इनका निर्माण किस प्रकार होता है। जब हम 2 वीक्स तक की बात करते हैं तो वहां हम देखते हैं कि जो योग सेल होता है या पित्तक जो थैला होता है उसके अंदर इनका फॉर्मेशन होता है। जैसे जैसे फॉर्मेशन आगे बढ़ता जाता है, उस फॉर्मेशन के आगे बढ़ते ही हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो स्प्लीन थाइमस में फॉर्म होते हैं। राइट, इनके अंदर इनका फॉर्मेशन होता है और फिर जैसे ही एडल्ट स्टेज में आते हैं तो हम देखते हैं कि ये रेड बोन मैरो के अंदर फॉर्म होते हैं।
वाली हो सकती है, क्रेनियल वाली हो सकती है, स्टर्नम हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है। पर रेड बोन मैरो के अंदर ही इनका फॉर्मेशन एडल्ट स्टेज में जाकर, मतलब जैसे ही वो एक बार बर्थ हो गया उनका, उसके बाद रेड बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। और फॉर्मेशन में मोस्टली 72 आवर्स लगते हैं इनके, मतलब हम बोल सकते हैं 72 घंटे में इनका फॉर्मेशन। वहीं फॉर्मेशन के टाइम पे हम एक चीज देखते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि डिफरेंट स्टेप्स में इनका फॉर्मेशन होता है, कि यहाँ पर स्टेम सेल्स प्रेजेंट हैं प्लस माइलोब्लास्ट कोशिकाएं उपस्थित हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, और प्रोएरिथ्रोब्लास्ट आगे जाकर एरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होते हैं। एरिथ्रोब्लास्ट आगे जाके नॉर्मोब्लास्ट में कन्वर्ट होते हैं। नॉर्मोब्लास्ट या नॉर्मोब्लास्ट आगे जाके रेटिक्यूलोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं, और रेटिक्यूलोसाइट्स आगे जाके एरिथ्रोसाइट्स बनाते हैं। राइट, जहां पे सारे ऑर्गेनल्स रिमूव हो चुके हैं और सिर्फ आरबीसी एज सच प्रेजेंट। रेटिक्यूलोसाइट्स में भी हम देखते हैं कि यहाँ पे दूसरे ऑर्गेनल्स बहुत स्मॉल अमाउंट में हैं, बाकी रिमूवल स्टेज में ही यहाँ इस तरह से प्रेजेंट है। धीरे धीरे डिफरेंट स्टेजेस में जाते हुए हमने ऑब्जर्व किया है कि ये जो है रेटिक्यूलोसाइट्स, इन्होंने सारे ऑर्गेनल्स को रिमूव कर दिया और एरिथ्रोसाइट्स तक आते आते बिल्कुल मैच्योर फॉर्म में आ चुका है। राइट, तो ये था इनका फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम इनके स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो ये कॉइन्स की तरह एक के ऊपर एक पाइल ऑफ कॉइन्स की तरह अरेंज करते हैं। ठीक है, और ये अगर किसी के भी कांटेक्ट में आते हैं, किसी बाहरी सब्सटेंस के, तो एग्लूटिनेशन की क्रिया करते हैं, समूहन करते हैं किसी के भी कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, पाइल ऑफ कॉइन्स वाला जो अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट को हम रॉलेक्स अरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं कि किस तरह से ये अरेंज है एक के ऊपर एक, एंड दूसरी एग्लूटिनेशन की क्रिया, समूहन की क्रिया करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं। राइट, अब हम बात कर रहे थे इनके लाइफ स्पैन की, इनका जीवन काल कितना होता है। राइट, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में यहाँ भी हम ऑब्जर्व करेंगे कि इनका जीवन काल अलग अलग होता है। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस में हमने 120 दिन या 120 डेज के अराउंड इनका लाइफ स्पैन ऑब्जर्व किया। वही हम डॉग्स की अगर बात करेंगे तो उनका होता है 124 डेज का लाइफ स्पैन। दैट मीन्स कि हमने सबसे मैक्सिमम, सबसे ज्यादा जीवन काल इन डॉग्स में ही ऑब्जर्व किया है। इस तरह से इनका लाइफ स्पैन होता है। लेकिन जैसे ही ये टूटेंगे तो ये चेंज होते हैं बिलीवर्डिन में। के बिलीवर्डिन नामक प्रोटीन को एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं, और ये बिलीवर्डिन बिलीरुबिन में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये जाता है हमारे लिवर में, लिवर से बाइल जूस के अंदर बाइल पिगमेंट के रूप में बाहर की ओर रिमूव होता है, एक्सक्रीट, और में बाद में बाहर एक्सक्रीट कर जाता है, स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट होके फिशेस के साथ मिलकर एक्सक्रीट होता है। तो इस तरह से इसका लाइफ स्पैन चलता है कि जैसे टूटेंगे बिलीवर्डिन
नामक प्रोटीन रिलीज करेंगे, वो बिलिरुबिन में चेंज होगा, लिवर की तरफ जाएगा, बाइल जूस में मिक्स होगा, बाइल जूस में मिक्स होके वो बाहर उसी के थ्रू एक्सक्रीट बाइल पिगमेंट्स के फॉर्म में बाहर आके फीसेस और यूरिन के फॉर्म में बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाए, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट की। इसमें जो एनर्जी प्रेजेंट है वो किस तरह से काम में आती है। ऊर्जा कैसे मिलती है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर उपस्थित नहीं होंगे तो क्रेब्स चक्र जो होता है, जो क्रेब्स साइकिल होती है, वो वर्क नहीं कर पाएगी, और वो वर्क नहीं होगी तो इनके अंदर एरोबिक या वायुवीय श्वसन नहीं हो पाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन इनमें पॉसिबल ही नहीं है, तो एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा नहीं आती। वहीं हम बात करें अगर, क्योंकि इनके अंदर से सारे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो बाहर रिमूव कर दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर एनएरोबिक अवायवीय श्वसन क्रिया होती है, ठीक है, जिससे लैक्टिक एसिड का भी निर्माण होता है और हमारी एनर्जी या ऊर्जा जो होती है वो रिक्वायरमेंट यहीं से ही पूरी होती है। मोस्टली इनमें ऊर्जा नहीं बनती, लेकिन अगर रिक्वायर्ड है बहुत ज्यादा तो इस तरह से एनर्जी बनती है, और एनर्जी की जो नीड है, जो भी जरूरत है, ऊर्जा की आवश्यकता है, वो यहाँ पर इस तरह से पूरी हो जाती है, राइट। अब हम इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि हमारे आरबीसी के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, क्या क्या कार्य हो सकते हैं। फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स या फिर आरबीसी। आरबीसी बहुत सारे कार्य करता है, जिसमें से हम मेन कार्य को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कार्य की बात करते हैं, ऑक्सीजन या CO2 के एक्सचेंज में ये हेल्प करता है, राइट। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो लंग्स से ऑक्सीजन को ये पूरे ऊतकों में ट्रांसफर करेगा, टिश्यूज तक ले जाएगा। ऑक्सीजन को लंग्स से ये पूरे टिश्यूज में, पूरे बॉडी के ऊतकों तक ले जा रहा है, मींस ऑक्सीजन को सारे सेल्स तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है आरबीसी, राइट। नेक्स्ट CO2 जो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ये लंग्स तक ला रहा है, मींस बॉडी में जितने भी ऊतक उपस्थित हैं वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर रहा है, लंग्स तक लेके आ रहा है, ताकि यहाँ से ये बाहर की ओर एक्सक्रीट आउट या इनहेल आउट किए जाए, जिसे हम बोलते हैं एक्सेल किए जा सके, नोज के थ्रू एक्सेलेशन क्रिया हो सकती, बाहर निकाल दी जाए नेजल पैसेज में। वहीं ये विस्कोसिटी भी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि ये विस्कस होता है तो ये ब्लड को विस्कोसिटी, रक्त को विस्कोसिता प्रदान करता है, ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट कार्य है। वहीं ये एक बफर सिस्टम की तरह भी कार्य करता है, एक बफर की तरह कार्य करता है, जिससे बॉडी का जो पीएच है वो मेंटेन रहता है। पीएच को ये एक तरह से नियमित करके रखता है और बफर सिस्टम की तरह कार्य करता है, मींस O2 को पूरे बॉडी में ले जाना, CO2 को बाहर की तरफ निकलवाना, विस्कोसिटी प्रोवाइड करना, प्रदान करना, और बफर सिस्टम विच मींस पीएच को मेंटेन करके रखना। ये सभी आरबीसी के रेड ब्लड सेल्स के कार्य हैं।